विलियम वर्ड्सवर्थ किस ईयर में पोइट लॉरेट बने थे एंड उनको किस जगह पर बरीड किया गया था? कैन यू आंसर मी? Hi everyone, very warm welcome to the Literature Log. I am Neha Singh. Today I will teach you about William Wordsworth. चलिए let's start. पेन ले लेती हूँ मैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने मिल्टन की जो बायोग्राफी है उसको कवर किया था। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, बहुत ही जल्द मैं आपको पूरा टीजीटी का सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं ये आप क्लियर कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम क्या है? तो उनके फादर का नाम है जॉन वर्ड्सवर्थ। एक चीज आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगी, देखिए जॉन, जितने भी फादर हैं जो टीजीटी के 4 राइटर्स गिवन हैं उनमें ये नेम आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेगा उनके फादर के नेम में। जैसे कि आपने जॉन मिल्टन के फादर का नेम भी आपने देखा था, जॉन मिल्टन ही था। ठीक है, तो ये जो आगे की चीज है, आगे का ये जो जॉन है, ये कॉमन है। ये आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको लर्न कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कभी भूलोगे नहीं उनके फादर के नेम और कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मदर। तो अगर बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर की, तो उनका नाम है एन कुक्सन। ठीक है, अगर बात करें उनके लव अफेयर्स की, तो देखिए 2 लव अफेयर्स उनके होते हैं। फर्स्ट है मैरी स्ट्वेट के साथ, सेकंड है एनिटी वैलॉन। तो जो सेकंड वाला लव अफेयर है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अराइज होते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हालांकि नज़र आपको इस पे भी बना कर रखनी है, क्योंकि ये भी फैक्ट मिलता है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगर बात करें इनके ऑक्यूपेशन की, तो ये इनका जो ऑक्यूपेशन है ये है इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक। ठीक है, कौन से एरा से बिलोंग करते हैं ये, क्या एज है इनकी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये एक रोमांटिक पोएट है और ये रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। किससे? रोमांटिक पीरियड से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, अब ये जो आपको सामने दिख रही है स्लाइड, इसको मैंने बिल्कुल ही इस तरह से फॉर्म किया है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बहुत आराम से बना सकें। मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे बिल्कुल मैंने उनको एकदम क्रिस्प करके आपके सामने रख दिया है, बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में, कि आप एग्जाम में एक बार देखें तो आपको फटाफट से ये रिविजन हो जाए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं जो कि है इनके बर्थ की, तो इनका जो बर्थ है वो किस ईयर में हुआ था? तो वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। बर्थ डेट, डेथ डेट, बर्थ प्लेस, डेथ प्लेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं। जैसे कि कई बार तो सिर्फ ईयर पूछ देता है एग्जाम में, लेकिन कई बार पूरा पूछता है। तो जब अगर पूरा पूछ लिया तो ऐसे में कंफ्यूज करने के लिए बहुत पास की डेट दे देगा। जैसे आपको 8 मई दे सकता है, उसके बाद आपको 7 अप्रैल है, तो यहाँ 7 अप्रैल के साथ साथ आपको 7 मई दे देगा। तो इस तरह से आप बहुत नज़दीक के जो ऑप्शन है वो देता है, जिसकी वजह से कंफ्यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पूरा लर्न करना है। 7 अप्रैल 1770 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? कॉकरमाउथ में, ऑन द डॉरवेंट इन कम्बरलैंड, इंग्लैंड। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आप जो बर्थ प्लेस है उसको पूरा का पूरा याद कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ कहाँ पर है, इंग्लैंड है, लंदन है, या किस जगह पर हुआ है, सिर्फ जो मेन है वो आपने याद कर लिया। नहीं, जो स्मॉल टाउन भी है जहाँ पर उनका बर्थ होता है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1776 में कॉकरमाउथ ग्रामर स्कूल में इनका एडमिशन होता है। ठीक है, 1776 में इनका एडमिशन होता है कॉकरमाउथ ग्रामर स्कूल में। नेक्स्ट देखिए, 1778 में जो है वो इनकी मदर की डेथ हो जाती है। काफ़ी जल्दी ये अपनी माँ को खो देते हैं, और उसी समय इनका एडमिशन जो है वो करवा दिया जाता है। कहाँ पर? ग्रामर स्कूल हॉक्सशेड में।
ठीक, ये जो इनकी स्कूलिंग है वो भी आप ध्यान रखोगे। स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपनी पूरी लाइफ में कहाँ पर, किस टाइम पे, किस टूर पर गए हैं, कब आते हैं, किस जगह पे रहते हैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही जल्दी उन्होंने अपनी मदर को तो खोया ही था, लेकिन साथ ही साथ 1783 में उन्होंने अपने फादर को भी खो दिया, यानी उनके फादर की डेथ हो जाती है 1783 में। आगे बढ़ते हैं 1787 में जो है सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इनका एडमिशन होता है। 1787 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये क्या करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं। देखिए 1779 में अगर बात किया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर देखिए 1779 या 1778 का पीरियड आप ये मान सकते हैं। 78 टू 79 का जो पीरियड है, इस टाइम में वो ग्रामर स्कूल में थे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं वो, और इसी समय उन्होंने अपना एक जिसे बोलते हैं फर्स्ट पीस ऑफ सोनेट, क्या, फर्स्ट पीस ऑफ सोनेट उन्होंने पब्लिश करवाया था, किस में, द यूरोपियन मैगजीन में। ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 1787 में उन्होंने अपना फर्स्ट पीस ऑफ सोनेट जो है वो पब्लिश करवाया था, किस में, द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश करवाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान रखेंगे कि क्या पब्लिश करवाया था, फर्स्ट पीस ऑफ सोनेट को पब्लिश करवाया था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ये ईयर ज़रूर याद रखना है जब वो कहीं किसी वैकेशन पे गए हैं या कहीं पर शिफ्ट होते हैं। तो इस समय देखिए 1790 में वो जाते हैं समर वैकेशन पे, और वो कहाँ कहाँ का टूर करते हैं, आप फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली का वो टूर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर देखिएगा, जब वो टूर पे जाते हैं तो वहीं पर ही वो मिलते हैं किससे, एनिटी वैलोन से, और यहीं पर इनका लव अफेयर होता है, ठीक है। फैल इन लव विथ एनिटी, ठीक है, एनिटी के साथ इनका लव अफेयर होता है। किस ईयर में, 1791 में। ये भी आप स्टार मार्क करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो आपका एग्जाम है वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और बात किया जाए तो एक और चीज़ पूछता है इसमें कि जब वो गए थे तो कौन से, किस चीज का वो जिसे बोलते हैं कि एक तरह से विटनेस थे, किस एक तरह से आप कह सकते हो रिवॉल्यूशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ठीक है। यानी कि जब वो गए थे उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विटनेस थे वो, यानी कि उन्होंने देखा था उन चीज़ों को। तो ये आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, ठीक है। जब वो ट्रैवल किए थे फ्रांस तो उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को विटनेस किया था, यानी देखा था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपको देखने के लिए मिलती है 1791, जो कि अभी पीछे भी आपने देखा, मैंने बताया था कि इनको जो है बीए की डिग्री से अवॉर्ड किया गया, ठीक है। यानी इनको बीए की डिग्री मिलती है, इनका बीए कंप्लीट होता है 1791 में, और 1792 में ही ये WW मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ एंड AV मतलब है एनिटी वैलोन, इन दोनों की जो चाइल्ड है वो होती है कैरोलिन। और इस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैरोलिन है इसका जन्म हो जाता है कब, 1792 में। इसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। फिर आप देखिए आगे ये चीज़ पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा कि फिर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है किस ईयर में कैरोलिन से मिलते हैं, किस पर्पज की वजह से वो कैरोलिन से मिलते हैं, क्या उसके पीछे की वजह होती है, ये सब कुछ आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से जो है वो अलग हो गए थे। तो 1792 वाला जो ईयर है ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि उस समय इनकी ये जो बेबी है, यानी इनका जो चाइल्ड है, ये कैरोलिन जो गर्ल है, इसका क्या होता है, बर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट जो है। अगला पॉइंट और भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इनका वर्क है एन इवनिंग वर्क एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है, ये इनका पोइट्री है, ये इनका पोइट्री वर्क है। और ये कब आया था, तो ये 1793 में आया था, ठीक है। 1793 में इन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश किया था, ठीक है। ये क्या है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम क्या है, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ईयर क्या है, 1793। रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए प्लीज इसको स्टार मार्क करके बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप कभी भी इसको मिस ना करें, भूले ना। अब देखिए
जैसा कि है आपने देखा क्या होगा, सभी जानते हैं कि हर किसी के लाइफ में फ्रेंड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा फ्रेंड ज़रूर होता है। तो उसी तरह 1795 में भी देखिए इनको इनके फ्रेंड के द्वारा, ये जो रेज़ली कैलवर्ट थे, इनके द्वारा इनको 900 पाउंड्स की लेगेसी मिलती है। ठीक है, रिसीव्ड अ लेगेसी ऑफ 900 पाउंड्स। 900 पाउंड्स की इनको क्या मिलती है, लेगेसी मिलती है। किसके द्वारा, रेज़ले कैलवर्ट के द्वारा। और इसके बाद इनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसके बाद ये सेटअप होते हैं कहाँ, डॉर्सेट में। अब ये देखिए, एक तो ये ईयर इंपॉर्टेंट होता है 1795, आपका ये जो लेगेसी ये रिसीव करते हैं इसके कारण। दूसरी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो किस वजह से है, वो इस वजह से है कि इसी ईयर में यानी 1795 में ही ये डॉर्सेट में क्या होते हैं, सेट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। ठीक, अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ। ये इनकी सिस्टर का नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इनसे क्वेश्चन पूछता है कई बार। एग्जैक्टली डोरोथी जो वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ भी पूछ देती है, या फिर ये इनके साथ काफ़ी पोइट्रीज में इन्होंने जिक्र किया है। जैसे जब आप टिंटर्न एबे पढ़ते हैं तो टिंटर्न एबे में भी इन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के कुछ लाइंस हैं उनके बारे में, उसमें चर्चा है। तो आप ये नेम जो है वो बिल्कुल भी इस राइटर से जोड़कर रखेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद देखिए 1795 का जो ईयर है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तब बन जाता है जब इनकी मीटिंग होती है सैमुअल टेलर कॉलरिज से। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज से इनकी मीटिंग कब होती है, ये ईयर आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 1795 में इनकी मीटिंग होती है किससे, सैमुअल टेलर कॉलरिज से। ये दोस्ती बहुत रंग लाती है, काफ़ी इन्होंने वर्क साथ में किए हैं, लेकिन आगे चल के ये अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर हालांकि मिल जाते हैं लेकिन वो बात नहीं रह जाती। कहा जाता है ना, जब एक धागा है वो टूट जाता है तो वो कितने अच्छे से भी जोड़ दिया जाए लेकिन उसमें गांठ जरूर रह जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से रिश्तों में भी होता है, रिश्ते कितने भी अच्छे हों, अगर आपने उन्हें सजो कर नहीं रखा और एक बार उनमें ब्रेक लग गया तो आप उन्हें जोड़ेंगे भी तो वहां पर नॉट एक रह ही जाती है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है इनके साथ भी। सैमुअल टेलर कॉलरिज से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी रहती है लेकिन किसी वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर अगेन हाँ मिल जाते हैं। तो ये आपको देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इतनी कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीज़ आप भूले ना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईयर 1795 का ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इस समय ये मिलते हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, प्लेस याद रखना है आपको। ठीक है, कई बार प्लेस पूछ देता है कि किस प्लेस पे उनकी मीटिंग होती है, तो ब्रिस्टल में होती है और कंपोज्ड द र्यून्ड कॉटेज। ठीक है, ये फैक्ट आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये सारी चीज़ें अगस्त 1795 में इनसे क्या होती है, इनकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1795 से लेकर 1797 तक का ये जो पीरियड है, ये देखिए ये एक ओनली प्ले है इनका। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है वो वन एंड ओनली प्ले कौन सा है, वन एंड ओनली प्ले कौन सा है, क्योंकि उन्होंने पोइट्रीज लिखी हैं, काफ़ी सारी ओड्स लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं, लेकिन इनका जो प्ले है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक प्ले है और उसका नाम क्या है, द बॉर्डर्स। काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत सारे स्टार्स दे दीजिए। इसका ईयर याद रखिए, साथ ही साथ ये याद रखिए कि इसका जॉनरा क्या है, तो ये एक प्ले है, ये ध्यान रखेंगे। और ये क्या है, ये एक वर्स ट्रेजेडी है। क्या है, वर्स ट्रेजेडी है। ये जो टर्म है ना वर्स ट्रेजेडी, इसको घोल कर बिल्कुल अच्छे से पी लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो बॉर्डर्स है, द बॉर्डर्स विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो क्या है एक, तो आप टिक करोगे क्या है, ये एक वर्स ट्रेजेडी है। और ये पूछा जाता है कि किसके रेन में यानी किसके शासन काल में ये जो है सेट किया गया था, तो ये जो पीरियड रहता है ये किंग हेनरी थर्ड का टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, यानी किंग हेनरी थर्ड के टाइम पीरियड में ये सेट किया गया था। तो ये भी फैक्ट, मतलब ये एक लाइन, ये जो सिंगल एक लाइन है ना, या आपको कितने सारे क्वेश्चंस दे रही है। देखिए, एक तो ईयर दे रही है, दूसरा प्ले का नेम दे रही है। आपसे पूछ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का ओनली प्ले कौन सा है, तो नेम हो गया।
2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन उसके जॉनरा से पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये किसके टाइम पीरियड में जो है सेट की गई थी, ठीक। और क्वेश्चन भी जो बनते हैं इससे रिलेटेड, इस प्ले से रिलेटेड, इसको हम तब डील करेंगे जब इस प्ले को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। जी हाँ, किसी भी राइटर को हम कवर कर रहे हैं तो उस राइटर का सिर्फ बायोग्राफी ही नहीं बल्कि उसको पूरा डिटेल से उसके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क हैं उनको लाइन टू लाइन हम कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस को भी कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 1797 में ये कहाँ जाते हैं, मूव्ड टू एल्फॉक्सटन हाउस जाते हैं, सोमरसेट जस्ट फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कॉलरेज हाउस इन नीदर स्टोवे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फैक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या है अपना जो प्लेस है जहाँ ये रह रहे थे, इससे पहले देखिए ये कहाँ रह रहे थे, ये डॉर्सेट में रहते थे, लेकिन उसके बाद जब इनकी फ्रेंडशिप होती है कॉलरिज से तो उसके बाद ये क्या करते हैं अपना जो घर है वो बदल लेते हैं और ये कॉलरिज के घर के पास ही, वहीं से थोड़ी दूरी पर ही ये क्या करते हैं वहाँ पर रहने लगते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो ईयर है ये अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। इसको तगड़ा वाला स्टार मार्क करना है आपने और इसको बहुत अच्छे से याद करना है कि 1798 का जो टाइम पीरियड है उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने मिलकर अपना एक वर्क प्रोड्यूस किया था जिसका नाम है लिरिकल बैलेड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, आपको मैं बता दूं, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल में जो भी जितनी इसके अंदर जो भी वर्क दिया गया है, ठीक है। ये कलेक्शन है, इसके अंदर जितनी वर्क है ये आप दिख रहे हैं, ये देखिए मैंने लिखा है 19+4, यानी ये जो 19 है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है और ये जो 4 है ये कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इनका ये कलेक्शन है लिरिकल बैलेड और इसे हम बोलते हैं मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इस वर्क को क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलरिज ने 4 पोएम्स को लिखा था इसके अंदर और बाकी की जो 19 पोएम्स हैं वो किसकी हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। अब लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं कि जब हम इसको डिटेल में, जस्ट मैं इसको इरेज कर लूं, इसको जब हम डिटेल में कवर करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोएम्स हैं, ठीक है, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ये देखेंगे स्टार्टिंग किसके साथ होती है, किसकी पोएम से होती है, एंड किसके पोएम के साथ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग किसकी पोएम से होती है और एंड किसकी पोएम से होता है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका 2nd एडिशन भी आता है, ठीक है, इसका 3rd एडिशन भी आता है, ये सारी चीज़ें, और इसका 4th एडिशन भी आता है। आपको मैं बता दूं इसके 4 एडिशन आते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये अपने आप में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है कि इसको छोटे में कवर नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसको बहुत अच्छे से डिटेल में डील किया जाए। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपको इसका ईयर देखना है, साथ ही साथ ये देखना है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का मतलब साथ का वर्क है, साथ में इन्होंने प्रोड्यूस किया था। इसका नाम क्या है, लिरिकल बैलेड। इसमें जो कलेक्शन है वो 19+4 का कलेक्शन है, यानी 19 फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 किसकी है, कॉलरिज की पोएम है। और इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ठीक। बाकी इसकी पूरी जो डिटेलिंग है वो हम इसका जब डेडिकेटेड पूरा वीडियो लेंगे, पूरा एक क्लास लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको बता देंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि आपको मेरी स्लाइड्स देखकर, मेरे मैटर को देखकर अभी तक खुद ही ये लगने लगा होगा कि मैंने इतने अच्छे से पूरा इसको कंपाइल किया है और जो भी टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस नहीं है। जैसे आपने मेरी बायोग्राफी पढ़ ली, जो मैंने पढ़ाया है, कवर करवाया है, और जो सम इम्पोर्टेंट वर्क्स करवाऊंगी मैं इन बायोग्राफी के साथ, और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं कवर करवाऊंगी बायोग्राफी से ही रिलेटेड। तो आप अगर उतना पढ़ लेते हो पूरा जितना मैं पढ़ा रही हूँ किसी भी राइटर से जुड़ा हुआ, तो क्वेश्चंस डेफिनेटली उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की, 1798 का जो ईयर है इसमें ये क्या करते हैं, ये विंटर्स में, यानी स्पेंड विंटर्स इन गॉसलर इन जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं 1798 में।
विथ डोरिथी एंड कॉलरिज, इन दोनों के साथ में, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाते हैं, जहाँ पर ये क्या करते हैं? लूसी पोएम्स को लिखते हैं। लूसी पोएम्स तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हाई स्कूल इंटर में भी प्रेस्क्राइब था, इसको आपने पढ़ा होगा, इसमें से कुछ पोएम्स। लेकिन अभी क्या है, आपको पूरा लूसी पोएम्स का जो कलेक्शन है 5, वो पढ़ना है पूरा। नेक्स्ट देखिए 1799 की अगर बात करें तो 1799 में ये क्या करते हैं? ये बैक वापस आ जाते हैं, कहाँ पर? लेक डिस्ट्रिक्ट में, यानी वहां से ये वापस आ जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट और सेटल हो जाते हैं कहाँ पर? डव कॉटेज में, विलेज ऑफ ग्रॉसमेयर। ग्रॉसमेयर विलेज के डव कॉटेज में ये क्या होते हैं? सेटल हो जाते हैं। ये ईयर भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस ईयर में वो फिर से लेक डिस्ट्रिक्ट में आकर सेटल हो जाते हैं डव कॉटेज में। तो वो ईयर है आपका 1799। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो लिरिकल बैलेड है उसके टोटल 4 एडिशन आते हैं। तो फर्स्ट एडिशन आपने देखा था कब आया था? 1798 में आया था। आपने देखा था 1798 में फर्स्ट आया था, ठीक है, ये फर्स्ट आया था। और ये जो सेकंड एडिशन है ये आता है 1800 में, 1800 में सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड आता है, जिसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें प्रीफेस को इंक्लूड किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रीफेस को, लिरिकल बैलेड के प्रीफेस को इंक्लूड किया जाता है। और इस प्रीफेस में क्या है? पोइटिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ठीक। आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो है वो देखने के लिए मिलती हैं यहाँ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। सब कुछ कवर कराई जाएंगी, डोंट वरी, बस पेशेंटली साथ में बने रहिए और जैसे कहा जा रहा है वैसे ही चीज़ों को कवर करिए। तो ये ईयर भी आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ये है 1791 लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन 1800 में, ध्यान रखिएगा। थर्ड एडिशन की बात करें तो थर्ड एडिशन जो है वो आपका आता है 1802 में, ठीक है। और इसमें क्या ऐड किया जाता है? अपेंडिक्स ऐड किया जाता है, जिसका नाम होता है पोएटिक डिक्शन, ठीक है। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ ईयर, ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि इस ईयर में कौन सा एडिशन आता है, सेकंड, थर्ड। लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है ना कि क्या ऐड किया गया है दोनों में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि लिरिकल बैलेड के किस ईयर के या किस एडिशन में ये प्रीफेस को ऐड किया गया है या पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सेकंड एडिशन में प्रीफेस को ऐड किया गया है, जिसमें जो है पोएटिक्स प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। एंड आपके थर्ड एडिशन में क्या है? आपका पोएटिक डिक्शन को ऐड किया गया है, यानी कि अपेंडिक्स, जिसका टाइटल जो है वो दिया गया है पोएटिक डिक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1802 की। अभी देखिए हमने इसके फर्स्ट की बात की, फर्स्ट जो एडिशन है, सेकंड एडिशन की बात की, थर्ड एडिशन की बात की। अब इसका जो फोर्थ एडिशन है वो आपको आगे चल के देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले देखिए क्या होता है 1802 में, क्या होता है? रिटर्न टू इंग्लैंड एंड मैरी विथ मैरी हचिंसन, ठीक है। ये क्या करते हैं? इंग्लैंड वापस आते हैं, ठीक, और फिर किसके साथ? मैरी हचिंसन के साथ शादी करते हैं, ठीक। यानी कि जो एनिटी वॉलन है उनके साथ इनका अफेयर होता है, एक बेबी गर्ल होती है, और उसके बाद इनकी शादी कब होती है? इनकी शादी होती है 1802 में। ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। किसके साथ होती है? मैरी हचिंसन के साथ होती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ और मैरी हचिंसन का जो बेबी है 1803 में, जॉन जो है वो पैदा होता है, जॉन का बर्थ होता है। तो आप ध्यान रखोगे ये जो जॉन है ये वर्ड्सवर्थ एंड मैरी हचिंसन का बेबी है, और वो जो कैरोलिन थी वो किसकी? वो जॉन और मतलब यानी कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ एंड किसकी बेबी थी? वो मैरी अरे सॉरी एनिटी वॉलन की। यहाँ मैं लिख देती हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस एनिटी वॉलन की जो बेबी थी वो कौन थी? कैरोलिन थी। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस मैरी हचिंसन, इनका जो बेबी है वो कौन है? जॉन है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से क्लियर रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये देखिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर 1805, जो कि फोर्थ एंड फाइनल एडिशन होता है किसका? लिरिकल बैलेड्स का। फोर्थ एंड फाइनल एडिशन होता है लिरिकल बैलेड्स का, ठीक है। 1805
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में, ये जो लिरिकल बैलेड है ना, इसके बारे में जानने के लिए भी बहुत कुछ है, उसको हम पूरा डिटेल से कवर करेंगे, डोंट वरी। जब हम उसका पूरा डिटेल वर्क करेंगे, इतना आपने कवर किया, प्लीज़ मुझे ज़रूर नोटिफाई करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कंटेंट कैसा लग रहा है। ये जो मैं फॉर्मेट बना रही हूँ आपके ये नोट्स का, सामने जो आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्मेट सही लग रहा है आपको, या फिर जैसे बुक्स में लिखे मिल जाते हैं पैराग्राफ्स में पूरा बायोग्राफी, उस तरह से मैं आपके सामने टाइप करवा के लिख के ले आऊँ। मुझे लगता है क्योंकि उस तरह से तो आपको आराम से बुक में मिल जाता है इजीली, या आप नोट्स बनाते हो इस तरह से, मैं इसलिए मैंने देने की कोशिश की और मैं दे रही हूँ, ताकि आप इसको अगर इस तरह से लिख करके रखोगे तो ये मुश्किल से 1 से 2 पेज में आ जाएगा, और आराम से एग्जाम टाइम में फटाक से आप कुछ ही मिनटों में इनको आराम से रिवाइज कर लोगे। और अदरवाइज इसको बिल्कुल बुक की तरह, कहानी की तरह लिखोगे तो कम से कम ये 10-15 पेज से ज़्यादा लेगा, और उसको रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और रहेंगी उसमें भी यही सारी चीज़ें, बस उसमें कहानी रहेगी, यानी पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके जो सजेशन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो चलिए देख लेते हैं अगला जो ईयर है 1805। 1805 में ही और क्या होता है, इनके जो ब्रदर हैं जॉन, उनकी डेथ हो जाती है शिप रैक में। अब आप सोचोगे कि जॉन ब्रदर भी है, जॉन भाई भी है, जी हाँ, तो इनके ब्रदर का नाम भी जॉन है, और इनका जो बेटा है, ब्रदर भाई एक ही, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यानी ये इनके ब्रदर का नाम भी है और ये इनके सन का नाम भी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। तो इसकी क्या होती है, यानी कि जॉन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है डूब जाने के कारण। व्हेन हिज, ठीक, ये हालांकि ये जो है पूछता नहीं है, ये जगह दिया हुआ है वे माउथ वे में, ठीक है, इनकी डेथ होती है डूब करके। अब देखिए 1805 में इनका एक और वर्क है, जो कि इनका आप कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन वर्क है, द प्रील्यूड। ये भी फिनिश होता है कब, 1805 में, ठीक है। ये भी आप जो है, एक सेकेंड, हाँ, स्टार मार्क कर लीजिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए इस वर्क को भी, यानी कि अभी हमने जो देखा लिरिकल बैलेड, उसको हमको पूरा डिटेल में पढ़ना ही है, साथ ही साथ हमको ये जो प्रील्यूड वर्क है ना, इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, यानी एक्चुअली ये 3 पार्ट्स का ही एक पार्ट है, तो इसको भी हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन से लेके सब कुछ। 1806 में क्या होता है, 1806 में थर्ड चाइल्ड थॉमस का क्या होता है, बॉर्न होता है, जन्म होता है। हालांकि ये फैक्ट आपको बायोग्राफी में था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए, लेकिन आपको, हाँ, चूंकि ये पार्ट है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए अगेन, ये जो ईयर है 1807, ये ईयर फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय इनका फिर से पोएम्स इन 2 वॉल्यूम एक कलेक्शन आता है, और इसमें काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं वो पोएम्स का कलेक्शन है। तो इन सारी पोएम्स का एटलीस्ट हमको नेम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, उस पोएम का नेम देकर पूछ लेता है कि ये किस कलेक्शन में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 के कलेक्शन में है ये। तो इसलिए इसके अंदर जितनी भी पोएम्स हैं उन सब के नेम भी हम देखेंगे। तो ये ईयर भी आप ध्यान रखिए कि 1807 में क्या होता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम आता है। आगे देखिए अगला जो है 1808, अगेन इनका 4th चाइल्ड जो है कैथरीन का जन्म होता है, यानी कैथरीन पैदा होती हैं। ये भी अगेन जिसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके बायोग्राफी का पार्ट है इसलिए हमें पढ़ना है, तो हम एक नज़र बनाकर रखेंगे। उसके बाद देखिए 1808 में ये अगेन फिर क्या है, डव कॉटेज एलन बैंक ग्रास में शिफ्ट हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इनकी देखने के लिए मिलती है आपको लाइफ में, मतलब इनकी लाइफ में ये कभी कहीं है तो 4 साल बाद कहीं और है, फिर कहीं और है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी मूवमेंट मिलती है, इसलिए इनकी मूवमेंट से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फिर
1808 में ये यहाँ पर थे ग्रासमेयर में, उसके बाद फिर 1813 में क्या होता है, ये मूव कर जाते हैं राइडल माउंट को, और राइडल माउंट में है ये अपनी रेस्ट लाइफ रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो है इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि लास्ट टाइम वो कहाँ पर थे, तो वो राइडल माउंट में थे, 1813 से रह रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। 1813 में ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो कि होता है अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपॉइंट किए जाते हैं कब, 1813 में। नेक्स्ट देखिए 1810 की अगर बात करें तो इनका जो 4th बेबी है विलियम, इसका जन्म होता है। ठीक है, 1814 द एक्सकर्जन पब्लिश होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द एक्सकर्जन कब पब्लिश होता है, तो 1814 में। ये जो है ये प्रील्यूड, द एक्सकर्जन, ये सब पार्ट है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में कवर करवाऊंगी। उसके बाद 1813 जो है, 1813 अगेन इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है क्योंकि इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है 1834 में, राइट। फिर 1839 में क्या होता है, ये रिसीव करते हैं ऑनरेरी डिग्री को फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डिग्री ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। कब, कौन सा ईयर, 1839 में, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। 1842 का जो टाइम पीरियड है इसको भी आप देख लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो रिजाइन करते हैं किससे, ये जो स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर बने थे, ये अभी आपने पीछे देखा था किस ईयर में, तो उस पद से ये क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। और गवर्नमेंट जो है इनको पेंशन देती है 300 पाउंड एनुअली। हालांकि ये आपसे नहीं पूछने जा रहा है कितनी पेंशन देती है, लेकिन फैक्ट है, तो चूंकि आप पढ़ लीजिए एक बार। 1843 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इससे। आपसे पूछता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो किस ईयर में पोएट लॉरेट बने थे। मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, तो आप यही वो ईयर है जब वो पोएट लॉरेट बनते हैं, 1843 में। कब, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट लॉरेट बनते हैं। तो ये भी बहुत जिसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट ईयर है, इसको भी आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हैं। पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में बनते हैं। अब देखिए 1850 की बात करते हैं। अब चूंकि हम स्लाइड के जो है एंड में चल रहे हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं कि कंप्लीट करने वाले हैं, तो इससे पहले कुछ मिनट, मुश्किल से 1-2 मिनट में आपसे बात करना चाहती हूँ। और करना क्या चाहती हूँ, बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि किस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, किस तरह से चीज़ें आपके सामने डिलीवर करनी है। क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे या करोगे तो भी मुझे पढ़ाना तो है ही, मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन आप लाइक करोगे तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, मुझे इसी तरह से आगे बढ़ना है, डिटेल में नोट्स देना है या शॉर्ट देना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें एक जिसे बोलते हैं कि ऑनेस्टली आपकी तरफ से फीडबैक मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी वीडियो आई है, कब कौन सी वीडियो नहीं आई है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल बटन है उसको अगर आप हिट कर लेते हो तो आपको हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलेगी और आराम से आप कर लोगे। अभी जब एग्जाम पास आएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए बातें हो गई, आई थिंक 1-2 मिनट भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1850, ऑब्वियसली इस ईयर को तो कोई नहीं भूल सकता है। एक बहुत बड़ी क्षति थी, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, और किसके कारण, पिल्यूरिसी के कारण। ठीक है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, पूछ लेता है एग्जाम में। हालांकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उनको कहाँ पर बरीड किया गया था। वीडियो के
बहुत ही स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था जस्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। तो आप ये चीज़ अगर आपको पता था देन बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। इट मीन्स अगर आपको नहीं पता था तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे इस नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको आप याद करिए कि इनको बरीड किया गया था कहाँ पर, सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। कहाँ पर? सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर में। और इनकी डेथ जो है वो पिल्यूरिसी के कारण होती है। किस समय होती है? 1850 में होती है। और इसके 5 साल बाद, हालांकि काफ़ी पहले से ही डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है वो बीमार रहने लगी थी, लेकिन इनकी डेथ जो है वो इनके विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के 5 साल बाद होती है, यानी 1855 में इनकी डेथ होती है। और ये देखिए बीमार कब से रह रही थी, 1829 से। जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ है वो सीरियसली इल थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी। और कितना मतलब 1855 में इनकी क्या होती है? डेथ होती है। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो बायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट होती है। क्योंकि मैंने पूरी जो स्लाइड है, मैं आपको अगर आप देखना चाहो तो एक जिसे कहते हैं, मैं ओवरव्यू आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ, कैसे पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट आपको बहुत ईजी हो जाएगा चूज़ करने में कि आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आज का तो वीडियो खैर यहीं पर एंड हो जाता है, चूँकि हमने पूरी बायोग्राफी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ ली है। और उनकी बायोग्राफी में जो भी इम्पॉर्टेंट वर्क आपको देखने के लिए मिले हैं, चाहे लिरिकल बैलेड हो, चाहे प्रील्यूड हो, एक्सकर्जन हो, या जितने भी वर्क मिले हैं, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम है, ये सब कुछ बहुत डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है, आई अश्योर यू। लेकिन ये सारी चीज़ें देखिए जो आपके सामने लिखी हैं, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इनके बायोग्राफी से या क्रिटिकल कमेंट से निकलकर सामने आती हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए। मैं स्लाइड्स को जो है थोड़ा जल्दी जल्दी आपके सामने बढ़ा देती हूँ। ये देखिए पोएम्स इन 2 वॉल्यूम का पूरा दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये स्लाइड्स, ये क्रिटिकल कॉमेंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे। तो मैंने पूरी स्लाइड बनाकर रख ली है, यानी आपके लिए मैटर तैयार है, बस फटाफट से आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। ये देखिए, देखिए टिंटर्न है, ये सब पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन में आपको डील करने वाली हूँ। इसी तरह से पूरी स्लाइड मैंने बना रखी है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और मेरे साथ आगे बढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो। और कोई सजेशन है, कोई कमी लग रही है, या कुछ आप कहना चाहते हैं, या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। ये देखिए ये पूरा जो है, ये देखिए पूरा मैंने पूरी स्लाइड बनी हुई है ये, ठीक है। खैर चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।